नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राहुल गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से सूरत के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है। मानहानि केस में सजा के खिलाफ अपील करेंगे राहुल गांधी। सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे राहुल गांधी। सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें कि राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं दिल्ली से। और कोई सवाल? डॉक्टर रमन सिंह ने एक पत्र लिखा है पीयूष गोयल को और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, चावल घोटाला हुआ। वो अपने शासनकाल की जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। हमने जो जांच कराई है उसका रिपोर्ट क्या आया है, विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शॉर्टेज है और उसकी जांच चल रही है और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी और जांच किया गया तो उस जांच की रिपोर्ट को उसको दे देना चाहिए। और कोई सवाल? साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है? परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना। तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है। उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है? और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सजा के खिलाफ राहुल गांधी अपील करने के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं सूरत की तरफ। फिलहाल क्या ताजा अपडेट? प्रियंका गांधी की खबर सामने आ रही है कि बहन साथ में है, और कौन कौन साथ में है राहुल गांधी के? हाँ बिल्कुल, देखिए निदा, दोपहर 2:30 बजे तक राहुल गांधी सूरत पहुंच जाएंगे और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत, हिमाचल मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ये रहेंगे और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं गुजरात के वो और दिल्ली के कुछ बड़े नेता जो हैं आपको गुजरात में नजर आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी दांवपेच को अगर देखें तो देखिए राहुल गांधी को 2 साल की जो सजा सुनाई गई है उसके लिए राहुल गांधी जो है अपील करने वाले हैं और अगर उनकी अपील को मान लिया जाता है यानी कि उनकी पनिशमेंट को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो देखना ये होगा कि आगे कोर्ट की तरफ से क्या बात कहा जाता है। क्या उनको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है और अगर सज़ा 2 साल से कम सुनाई जाती है तो उसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है संसद की वो किस प्रकार से बहाल की जाती है। क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी अपील करेंगे और जो कुछ कानूनी जानकार है उनका ये कहना है कि इनके सज़ा को सस्पेंड किया जा सकता है, सज़ा कम की जाती है, सज़ा की अवधि को कम किया जा सकता है। अगर सज़ा की अवधि को कम किया जाता है तो इनकी जो सदस्यता फिलहाल रद्द हुई है वो किस प्रकार से आगे बहाल की जाती है, ये हमें थोड़ा देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या निकल कर आने वाला है। पर फिलहाल रवि, जिस तरीके से आज का जो दिन है या आज की जो अपील दायर की जाएगी राहुल गांधी की तरफ से, वो बिना राहुल के भी अगर वो सूरत नहीं भी जाते तब भी वो दायर की जा सकती थी। ऐसे में जो देश की जनता है या साथ ही साथ जो बीजेपी वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस का प्लान क्या है, क्यों इतनी तैयारी के साथ कांग्रेस तमाम लोगों को लेकर सूरत पहुंच रही है। देखिए निदा, एक ये लीगल पहलू है क्योंकि पूरी एक लीगल टीम लगी हुई है। राहुल गांधी हो या कोई भी बड़े राजनेता हो उनकी लीगल टीम होती है। आप सवाल इस पर भी उठा सकते हैं कि आखिरकार 13 दिनों बाद क्यों याचिका दायर करने की कोशिश की जा रही है, अपील क्यों 13 दिनों बाद की जा रही है। वकीलों का पैनल होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनके अपने समीकरण होते हैं, उनके अपने दावपेच होते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है वो चाहें तो जा सकते हैं। इसमें कोई मना नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है। हर केस में हमने देखा है अमूमन जो व्यक्ति दोषी करार होता है वो कोर्ट जाता है, न्यायालय में अपनी बात रखने की कोशिश करता है। तो उसी कड़ी में राहुल गांधी भी कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात है कि तमाम मुख्यमंत्रियों को, पार्टी के बड़े नेताओं को सूरत लेके जाया जा रहा है तो एक बात ये कहा जाता है कि राजनेता है, विपक्षी दल के बड़े नेता है तो शक्ति प्रदर्शन भी समय समय पे ये करते रहते हैं। तो उसी शक्ति प्रदर्शन, लेकिन राहुल गांधी की इस अपील को वहीं बीजेपी पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो राहुल गांधी की इस अपील को बीजेपी जो है वो हुड़दंग की तैयारी बता रही है कि कांग्रेस जो है वो हुड़दंग की तैयारी में।
देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, पर जहाँ तक इस पूरे लीगल पहलू की अगर बात करें तो देखिए तैयारी जो मैं क्योंकि बता सकता हूँ इतने समय से जो तैयारी चल रही है, तो कोई हुड़दंग नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है एक शक्ति प्रदर्शन जो है विपक्षी दल अपने नेता के साथ, राजनेता के साथ वो नजर आना चाहते हैं कि इस घड़ी में भी हम आपके साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश के नेता राहुल गांधी के साथ आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक मैसेज जो है राजनीतिक दल देना चाहते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो। जब इस तरह का लीगल पहलू फंसता है, उनके नेता जब अदालत का रुख करते हैं, अदालत पहुंचता है मामला, तो वो अपने नेता के साथ नजर आना चाहते हैं, उनको ये महसूस कराना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो उसी कड़ी में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। निदा, ठीक है, बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। अब ऐसे में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है राहुल गांधी के मसले को लेकर। अब इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस का ड्रामा है, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारा लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस में जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। और चलिए बढ़ते हैं, अगर आप बात कर लेते हैं बिहार शरीफ और सासाराम की। आपको बता दें कि बिहार शरीफ और सासाराम हिंसा पर सियासी हंगामा जो है वो लगातार बरकरार है। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने हंगामा किया है और इस हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, विधानसभा परिसर में भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। तो हालात ये है वहां पर, आपको बता दें कि नालंदा के बिहार शरीफ में लगातार हिंसा जो है वो हो रही है, लेकिन हिंसा के बाद हालात जो है वहां काफी गंभीर बने हुए हैं। दो पक्षों के बीच हो रही हिंसक झड़प के बाद नालंदा में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लागू कर दिया गया, आरएएफ की तैनाती कर दी गई और इस वक्त हिंसा की आग में सासाराम बिहार शरीफ जो है वो झुलस रहा है। स्कूल मदरसे सब बंद है वहां पर। लेकिन इस बीच बिहार शरीफ और सासाराम हिंसा पर सियासी हंगामा भी लगातार देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से हिंसा को लेकर बीजेपी ने यहां पर प्रदर्शन किया है। सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग पर लगातार बीजेपी जो है वो अड़ी हुई है। देखिए आपको हम लगातार दिखाने के बिहार शरीफ में जिस तरीके से हालात बिगड़े, दो गुटों के बीच फायरिंग हुई, झड़प हुई, इसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई और कई लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और रामनवमी पर किस तरीके से बिहार शरीफ में धधक उठा था और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस पूरे मसले पर। लेकिन अभी भी लगातार जो खबरें हैं वो ऐसे ही सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लागू है, वहाँ पर आरएएफ की तैनाती की गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि सियासी हंगामा भी लगातार जारी है। बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी के लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। बिहार के सासाराम में एक बार फिर से धमाका हुआ है। बड़ी खबर, विस्फोट की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई और आज सुबह सासाराम में एक और धमाका हुआ। सासाराम के मोची टोला इलाके में धमाके की खबर है। रामनवमी पर हिंसा के बाद से बिहार में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो आज सुबह सासाराम में एक और धमाका हुआ है। तो रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की आग ने बिहार अभी जो है लगातार दहक रहा है। उस आग में सासाराम और बिहार शरीफ में फिर से भड़की हिंसा में 9 लोगों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। तो आज एक बार फिर से बिहार के सासाराम में धमाका जो है वो देखा गया है। पूरा शहर छावनी में तब्दील है, बावजूद इसके लगातार धमाके जो है वहां पर हो रहे हैं। आज सुबह भी सासाराम में एक और धमाका हुआ और जिसके बाद से इलाके में फिर से दहशत का माहौल हो गया। सासाराम के मोची टोला इलाका है जहां पर धमाके की ये खबर जो है वो मिली है। तो पूरा शहर
छावनी में तब्दील है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 12 राउंड गोलियां जिस तरीके से चली थी, 6 राउंड फायरिंग हुई थी। और तो सासाराम में पुलिस टीम मौजूद है, स्पेशल टास्क फोर्स और पारामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च भी यहां पर किया था, लेकिन बावजूद इसके लगातार विस्फोट जो है वो हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी का अमित शाह पर निशाना सामने आया है। बिहार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल का आरोप लगा है अमित शाह पर। शाह ने बिहार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और बीजेपी बिहार को लेकर डरी हुई है। बिहार की सरकार को दंगाइयों की सरकार कहा है। बिहार की हालत की जानकारी के लिए सीएम से बात नहीं की तो गृह मंत्री जी भूल गए कि बिहार में भी एक सरकार है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे देश में शासन का संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों की स्पष्ट सूची जो है वो बनी है। तो जेडीयू नेता है नीरज कुमार और जिन्होंने गृह मंत्री पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो है फर्जीवाड़ा में पीएचडी किए हुए हैं, ये कहना नीरज कुमार का। तो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो है वो फर्जीवाड़ा में पीएचडी किए हुए हैं, ये कहना नीरज कुमार का। आगे उन्होंने कहा कि सुशील मोदी को भी गुमराह जो है वो किया गया है। गृह मंत्री बताएं कि परमाणु बिजली संयंत्र कहां लगा है। गृह मंत्री ने बंगाल के सीएम के साथ भी ऐसा ही किया था। तो ये तमाम आरोप कई लग रहे हैं अमित शाह के ऊपर। और साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि संघीय ढांचे का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता आपसे हिसाब लेगी। ये तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार का जो 40 सीट है, इसमें 39 सीट जो है पिछले लोकसभा चुनाव में ये लोग जीत के गए थे। और उनको दिखाई दे रहा है कि अगर बिहार में पलट गया मामला, लालू यादव और नीतीश कुमार का जो आधार है वो आधार इतना मजबूत है कि उसके बल पर 40 सीट जीत सकते हैं, 30 सीट जीत सकते, 35 सीट। तो ये मेकअप कहाँ से करेंगे? क्योंकि हर जगह एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो है दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि हर जगह इनकी सीट जो है घटने वाली। तो इनके सरकार पर जो है खतरा दिखाई दे रहा है, उसके वजह से ये बेचैन है लोग। और उस बेचैनी का इजहार है कि साहब जब नवरात्र चल रहा है, रामनवमी के दिन जो है जब झंडा निकलने वाला है, उस समय आप यहाँ पहुँच गए। ये नहीं सवाल उठ सकता है कि जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम था वहीं दंगा क्यों हुआ? ससरा में दंगा क्यों हुआ? नवादा में आपकी मीटिंग है, बगल में नालंदा में कैसे हो गया भाई? आप भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, अंदर जो है अमन चैन रहे, शांति रहे, ये देखना आपका काम है। और आपके लोग, आपके सहयोगी उसको अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं, समाज में हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इससे देश नहीं बनता है। आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री, भारत सरकार भाषाई फर्जीवाड़ा का संक्रमण का शिकार हो गए। कौन है सासाराम में जिसके बारे में आपने यह कह दिया कि वो मारे गए? उसका नाम जारी करो। हिम्मत अगर है अमित शाह तो नाम जारी करो। फर्जी तरीके से बिहार के सम्मान को ठेस पहुंचाना ये आपकी कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। साथ ही साथ अलीगढ़ का ताला लगाए हैं आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए। 2015 में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। आप तो राजनीति के उनके प्यादा हैं, तो हम तो आपके मालिक को ही चुनाव में राजनीति में औकात बता चुके हैं। तो रामनवमी के बाद से बिहार के 2 इलाके ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, सुर्खियों में है। अब सवाल यह है कि आखिर यहाँ हिंसा भड़काई किसने, तो बिहार को किसने सुलगाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बिहार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल का आरोप लगातार लग रहा है। बीजेपी बिहार को लेकर डरी हुई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे वहां पर आगजनी की गई, कैसे वहां पर वाहनों को आग के हवाले किया गया। तो रामनवमी के बाद से बिहार के 2 ये इलाके हैं जो लगातार सुर्खियों में है। एक है सासाराम और दूसरा है बिहार शरीफ। दोनों ही जगह पर पिछले 3 दिनों से स्थिति जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल उपद्रवी जो है बख्शे नहीं जाएंगे, लगातार कहा ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार हिंसा की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो बिहार विधानसभा में भी नालंदा सासाराम हिंसा की गूंज जो है वो सुनाई दी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजीव मोहन का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सवाल यह है कि हर कोई कह रहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और ढूंढ कर निकाल कर उनको सजा दी जाएगी, लेकिन इतना सब कुछ वहां पर अब है, पुलिस की तैनाती है, फोर्स वहां पर तैनात है और लगातार फ्लैग मार्च वहां पर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा की खबरें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह भी सासाराम में आगजनी हुई है, बम की खबर सामने आई है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है वहां? देखिए, निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जो हैं वो प्रशासन के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। इसीलिए अभी सासाराम के जो डीएम और एसपी ने भी
सामने आकर और अपील की है लोगों से कि वहां शांति बनाए। लेकिन जैसा कि तस्वीरें हैं सासाराम की, जहां की एक बम ब्लास्ट का मामला अभी तुरंत सुबह में ही आया है, उसकी भी जांच चल रही है कि आखिर इसमें कौन लोग हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये बहुत ज्यादा तीव्रता की ये कोई बम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बम है जो कि पटाखा नुमा बम है। लेकिन अब जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उसमें अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई भी कहीं भी कुछ होता है उसका तुरंत असर देखने को मिलता है, और उसी का नतीजा है कि जो सासाराम में लगातार छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जहां जहां संवेदनशील इलाका है उन इलाकों में पुलिस चौकसी कर रही है, वहां पुलिस फ्लैग मार्च कर मतलब रही है। आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि आम बिहार के दो इलाके जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, सासाराम और बिहार शरीफ, वहां पर अगर मौजूदा हालात जो है वो ऐसे नहीं है जैसे कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालात जो है फिलहाल काबू में। देखिए, पहले से जरूर काबू में हुआ है, क्योंकि जो 2-3 दिनों से जो चल रहा था उसमें बहुत, क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, लोगों को लोग सड़क पर जो ग्रुप में खड़े होने के लिए मना किया गया है, तो वो माहौल धीरे धीरे ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन का कहना है कि लगातार जो है वो क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा चल रही हैं बाजार में, तो अफवाहों का बाजार गर्म है, इस पर काबू पाना प्रशासन के लिए मुश्किल है। लेकिन जो तस्वीर जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ, अब पुलिस कह रही है कि नहीं ये पटाखा था, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस माहौल में इस तरह की घटना होना अपने आप में चिंता का विषय है, और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है जी। लेकिन वहीं आज ये हिंसा का मामला जो है वो ये मुद्दा पूरा बिहार विधानसभा में भी उठा है। बीजेपी जो है लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, ये उसी दिन से ये पूरा मामला चल रहा है कि ये सरकार का फेल्योर है, ये प्रशासन की विफलता है। ऐसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा गिरिराज सिंह भी ने कहा है। लेकिन इस बीच जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और नवादा में जो उनकी सभा हुई, उसको लेकर के ये कह सकते हैं कि बयानबाजी ज्यादा तेज हो गई है। जिस तरह से अमित शाह ने खुली चुनौती दी है सरकार को, नीतीश कुमार को दी है और हिंसा के लिए दोषी ठहराया है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये जो है सरकार का फेल्योर है, सरकार इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ कानून व्यवस्था गिर चुका है, जंगल। लेकिन जिस नीतीश का इस्तीफा मांगा जा रहा है वो नीतीश लगातार ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल नहीं है, किसी ने जानबूझकर किया है। उनका इशारा किसकी तरफ? देखिए, उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इसका सीधा मतलब है कि अब ये कहने से नहीं होगा कि कुछ लोगों का झगड़ा था या क्या था। ये साफ दिख रहा है कि वहां पे इस तरह का उपद्रव हुआ है और इस उपद्रव में ऐसे लोग उसके शिकार हुए हैं जो उसके दोषी नहीं है। तो ये कह के सरकार निकल नहीं सकती है, बल्कि इस पे जांच करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी होगी, और तभी इस पूरे मामले का पट्टा सेफ होगा, या कह सकते हैं कि मामला जितना तल्ख है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। जी ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिए बिहार के हालातों पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के साहिबगंज में फिर से बवाल हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर हंगामा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। तो अहम खबर झारखंड के साहिबगंज से, जहां पर एक बार फिर से बवाल की खबरें सामने आई है। हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर यह हंगामा जो है वो किया गया है। यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जब आगजनी की, उनको हालात काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। तो झारखंड के साहिबगंज की ये तस्वीरें, जहां पर आप दो तस्वीरें अलग अलग तरीके की देखिए कि कैसे हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। उसके बाद वहां खड़ी वाहनों में आग लगा दी गई, आगजनी हुई, फिर पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा। जय श्री राम।
साहिबगंज में बवाल हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर यह हंगामा जो है वो किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया और इस दौरान जय श्री राम के नारों की गूंज भी सुनाई देती रही। तो हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद यहां पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे और उन्होंने यहां पर हंगामा किया। तो झारखंड के साहिबगंज की ये तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से बवाल की खबर सामने आई है और देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस बल काफी संख्या में पहुंची और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई। और उसके बाद जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। जय श्री राम। और चलिए आगे बढ़ते रुक करते कुछ और अहम खबरों का। आपको बता दें कि आज भारत के दौरे पर आएंगे भूटान के राजा जिग्मे खेसर। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे नई दिल्ली और बता दें कि दोनों देशों के संबंधों को विस्तार देने के लिए बातचीत का सिलसिला जो है वो बढ़ेगा आगे। तो भूटान के राजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। भूटान के राजा बता दें कि आज से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और वो यहाँ पहले से ही घनिष्ठ द्विपक्षीय रिश्तों को खासतौर पर आर्थिक और विकास सहयोग के क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए 3 दिनों का दौरा करेंगे और उनके साथ विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और सरकार के अधिकारी भी आएंगे। यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भूटान नरेश की ये यात्रा दोनों देशों में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर देगी। बता दें कि भारत भूटान में द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि थी। इसमें दोनों के बीच एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न करने का आह्वान है। भारत के दौरे पर भूटान के राजा आ रहे हैं। तो भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भूटान के राजा जो है वो पहुंचेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होगी। विशेष तौर पर आर्थिक और विकास सहयोग के बारे में चर्चा होगी। तो भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी, शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आएंगे और चीन के साथ सीमा विवाद और भूटानी पीएम के बयान के बीच भूटान के राजा का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर वो भारत आ रहे हैं। तो भूटान के राजा जो है वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और अगली खबर इंदौर से। इंदौर में मंदिर हादसे के बाद कार्रवाई की गई है। बलेश्वर झूलेलाल मंदिर का अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त किया गया है। नगर पालिका ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। पिछले सप्ताह बावड़ी गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी मामले में इंदौर में मंदिर हादसे के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बलेश्वर झूलेलाल मंदिर का जो अवैध निर्माण हिस्सा था उसको ध्वस्त किया गया है, क्योंकि नगर पालिका ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और नगर पालिका ने 2 साल से लगातार नोटिस दे रखा था यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि पिछले सप्ताह जिस तरीके से बावड़ी गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद मंदिर हादसे के बाद इंदौर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है कि बलेश्वर झूलेलाल मंदिर का जो भी अवैध निर्माण था उसको नगर निगम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर पालिका के लोग वहां पर पहुंचे, अवैध निर्माण को उन्होंने ध्वस्त किया। क्योंकि पिछले सप्ताह बड़ा हादसा हुआ था, बावड़ी गिरने से 36 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अब जितना भी अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त इस मंदिर में कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।